हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3 की। जैसा आप लोगों को पता है कि चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद अब क्वेश्चंस का एक सिलसिला हमने शुरू कर दिया है, जिसमें पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में किया, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हैं तो एक वीडियो में इतने क्वेश्चंस करा दो तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो बेटर है उसके टुकड़े कर लिए जाए, राइट। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट और आज हम थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या मतलब किस प्रकार के सवाल इस चैप्टर से और बन सकते थे। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से मैं जेई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ और ये जो मेरे एक्सपीरियंस है आपके लिए डेफिनेटली बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चलोगे। जैसे कि भाई जो मैं चीजें यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, आप मेक श्योर उनको खुद से लिखिए अपने हाथों से। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप डीपीपीज मिल रही हैं उनको सॉल्व जरूर कीजिए। इनकेस किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका हम एक आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका यूज आप कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने में। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो मैं करा रहा हूं, यानी कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है मेरे बच्चे, इसको आपको खुद से सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पे देता हूं, मेक श्योर आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो भी आपको खुद से जरूर सॉल्व करने हैं। जो इसके बाद अगर ये सारी चीजें आप प्रॉपर्ली फॉलो करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट पेपर्स और ये सारी चीजें आपको मैं टाइम आने पे प्रोवाइड कराता जाऊंगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए आप लोग। बस इतना सा पार्ट जो है ये आप फॉलो कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन 100% है मेरे बच्चे। ठीक है, तो तैयार होना तुम लोग, बढ़े क्या आगे। सवाल देखें अपने, पेन और पेपर है नहीं है, जल्दी से लेके आओ पेन और पेपर को, क्योंकि भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो भाई, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग आ चुके थे। ठीक है, so a particle moves along a circular arc of radius r making an angle theta at the center. The magnitude of the displacement, आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल यहां पे है और एक आर्क फॉलो करता हुआ जा रहा है, सो लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है बेटा, उसने एक आर्क फॉलो किया और सेंटर पे एंगल थीटा बनाया। तो इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, फाइनली पार्टिकल यहां पे आ गया। तो P इज द इनिशियल पॉइंट, Q इज द फाइनल पॉइंट। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, है ना। ओके, यार मुझे एक बात बताओ, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना जरूरी है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, है ना। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या इज इट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ निकाल लीजिए, ये लेंथ निकाल लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको पी क्यू वाली लेंथ निकालनी है तो काम बन जाएगा इससे। अच्छा, कैसे करें अब इसको सॉल्व, टुकड़ों टुकड़ों में कर सकते हो आप लोग चाहो तो इसको, जैसे कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे बना दीजिए। पहले ये वाली लेंथ निकाल लीजिए, है ना, इसको मैंने L बोल दिया। फिर ये वाली लेंथ निकाल लीजिए, इसको मैंने L बोल दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2L हो जाएगा। बेटा ये बाइसेक्टर है, ये एक बाइसेक्टर है, ये एंगल को आधे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है बेटा। यहाँ पे रेडियस R है, यहाँ पे भी रेडियस R है। दिस इज ऑल्सो योर θ/2। मैं अपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लूं तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा एंगल डायग्राम बन रहा होगा बेटा। ये दिस इज योर L/2, या सॉरी लेट अस कंसीडर दिस टू बी L। सो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरे बच्चे, इधर L हो जाएगा, ये रेडियस R हो जाएगा, एंड दिस इज योर θ/2। तो यू नो बेटर दैट sin θ/2 इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज L/R। तो L विल बी इक्वल्स टू R sin θ/2। L जो हो जाएगा R sin θ/2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व करूं तो नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करके भी मुझे यही पार्ट मिलेगा, ये L, ये R, ये θ/2। तो यहां से भी L जो मिल रहा है R sin θ/2 मिल रहा है। ठीक है, ये L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, तो ये L1 हो गया था, ये L2 हो गया था। बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए PQ, PQ जो है वो L1 प्लस L2 के बराबर है, तो दोनों को ऐड करने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2R sin θ/2, 2R sin θ/2। ये हमें मिलता है हमारे पहले ऑप्शन में। सो आई कैन सिंपली से कि यस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है।
समझ आती है बातें? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? समझ आती है बातें? बढ़े आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कहता है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी u एंड इट रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3u। द हाइट ऑफ द टावर इज, भाई बोला गया है एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर फेंका गया था फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और जब वो नीचे ग्राउंड पे आया तो उसकी वेलोसिटी थी 3u। तो हाइट कितनी होगी टावर की? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आएगा इसका। सोचा कुछ? मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि अगर एक टावर से जिसकी हाइट h है, अगर एक टावर से जिसकी हाइट h है, एक पत्थर को मैं फेंक दूं ऊपर की तरफ विद सम स्पीड u, तो बेटा वो पहले ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, और जब वो ग्राउंड पे आने वाला था तो उसकी स्पीड हो गई v विच इज इक्वल्स टू 3u। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा ये वाला जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट, राइट? क्या इसको मैं इनिशियल पोजीशन कहूंगा? यहां पे ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल वाली पोजीशन। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटा वाला रास्ता यही है h। सो यहां डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इट विल बी योर h। बेटा बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, दैट मींस ये माइनस का h आएगा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा विच इज इक्वल टू माइनस का g, तो यहां पे a की जगह माइनस का g पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बेटा u था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो हो गया वो 3u है, h निकालना है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, एक्सेलरेशन है, तो h निकाल सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, v की जगह पे 3u का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है सभी को, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का g इंटू माइनस का h। क्या बात है सर? 9u स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2gh, so 8u square equals to 2gh, so h comes out be 4u square by g, 4u square by g, जो कि मुझे मिलता है बी ऑप्शन में। so यहां पे मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विच इज गिवन बाय 4u square by g। कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टिकल को आप ऊपर फेंको या सीधा नीचे फेंको, डिस्प्लेसमेंट तो यही कवर करेगा वो। अरे मेरे नादान बच्चे, अगर कोई बॉल, समझ लें इस बात को, यहां से ऊपर गई, यहां से कोई बॉल ऊपर गई, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के वो यहीं आ गई, यहां से चली थी यहीं आ गई, ऊपर वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया। अच्छा ऐसा, यहां से चली थी यहीं वापस आ गई, ऊपर वाले पार्ट में तो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही जीरो हो गया, बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का वो h के बराबर था। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बॉल अगर ऊपर जाती है तो जब वो वापस आएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देगी इसका वापस से, ठीक है? क्लियर है सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स A and B are thrown such that A is thrown upward and B thrown with the same velocity in the downward direction। ठीक है, चलिए भाई, VA and VB are the respective velocities on reaching the ground, then what is the relation बेटा? तो एक बिल्डिंग है बेटा, यहां से जिसका हाइट मान लीजिए h हो जाएगा, मान लो, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा? इस बिल्डिंग से मैंने दो पत्थर फेंके, एक पत्थर को ऊपर फेंका और एक पत्थर को मैंने नीचे फेंका। बेटा ऊपर फेंकने वाले पत्थर को मैंने फेंका u स्पीड से और नीचे वाले को भी मैंने u स्पीड से फेंका। ऊपर वाला पत्थर जब नीचे आएगा, ऊपर वाला पत्थर जब घूम फिर के नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इन्होंने बोली va है, और ये वाला पत्थर जब नीचे आएगा तो इन्होंने बोला इसकी वेलोसिटी vb है। सो कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड vb? कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि पत्थर को ऊपर फेंको या नीचे फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो पत्थर ऊपर जाके वापस नीचे आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जाएगा। अब आप बॉल ए को देखो और बी को देखो, बेटा दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, तो क्या दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होगी? इवन सर, जितनी स्पीड से बॉल को फेंका उतनी स्पीड से बॉल वापस भी तो आती है।
तो बॉल को अगर आप यहां से ऊपर फेंकते हो u स्पीड से तो वो वापस घूम के आएगी, और जब वो बॉल यहां पहुंचेगी ना मेरे बच्चे तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u ही होगी। नहीं होगा मतलब लोगों को मेरे पे भरोसा। मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं a के लिए, सॉल्विंग फॉर a। ये तो बस कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू यू ए का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा इनिशियल देखो ऊपर की तरफ है, प्लस का ये ले लिया मैं, प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का जी इंटू माइनस का एच, तो यू स्क्वायर प्लस का 2gh वी ए का स्क्वायर है बेटा ये। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं सॉल्विंग फॉर बी करूं तो बी के लिए भी ये सॉल्व करेंगे, तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर ना, अरे ऊपर की तरफ यू स्क्वायर, सॉरी इसकी वेलोसिटी नीचे है, नीचे की तरफ यू स्क्वायर, जी नीचे की तरफ, एच नीचे की तरफ, तो माइनस का यू स्क्वायर माइनस का 2gh है ना, तो यहां पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बस माइनस का यू स्क्वायर प्लस का 2gh हो जाएगा। बेटा माइनस का साइन आपको सिर्फ इतनी सी बात रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अरे यार सब समझो 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 बात को, बॉल ऊपर गई फिर से नीचे आई, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे नीचे की तरफ है ना, तो जो बात आप ए के लिए कर रहे थे वही बातें आप बी के लिए नहीं करोगे क्या? सोच लो, जो बातें आप ए के लिए कर रहे थे क्या वही बातें बी के लिए नहीं होगी? तो मैं दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं दिख रही आपको, ए की और बी की? क्या ए की और बी की दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं दिख रही आप लोगों को? तो क्या यह बात बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वी ए और वी बी बराबर हो जाएंगे? क्योंकि दोनों सेम हाइट कवर कर रहे हैं, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, दोनों की सेम इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम होगी मेरे बच्चे। क्या चाहिए तुम्हें और? यहां पे अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट याद हो तो बेटा वी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू यू ए का स्क्वायर प्लस का 2gh करते थे मेरे बच्चे। यहां पे वी ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर किया जाता था, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको लिखते थे वी ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर, ये वी ए यानी कि मैग्नीट्यूड है, तो वहां पे इसलिए मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जी के साथ साइन लगाऊंगा, एच के साथ साइन लगाऊंगा, बाकी के साथ साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर बी की इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, माइनस का यू वेक्टर डॉट माइनस का यू वेक्टर, बेटा ये भी प्लस का यू स्क्वायर ही बनता है। नहीं हो भरोसा देख लो यार। तो ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों बराबर रहेंगे, जस्ट बिकॉज दोनों ने सेम हाइट कवर की है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम थी और दोनों पे सेम एक्सेलरेशन भी लग रहा था। तो अगर आप इनको फेंकते हो तो डेफिनेटली ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक सारी बातें नोट कर ली जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? A body thrown up with a finite speed is caught back after 4 seconds. The speed of the body with which it is thrown up, है ना। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएं? बॉल को फेंका ऊपर की तरफ with some speed u. बॉल ऊपर फेंकी, बॉल गई ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, और फिर हमने बॉल को पकड़ लिया। बॉल को 4 सेकंड के बाद पकड़ा जा रहा है, सो 4 सेकंड जो है इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोले हो, 4 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल को ऊपर फेंके, बॉल हवा में हवा में हवा में हवा में हवा में हवा में जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, फिर हवा में नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही नीचे आ रही, और जैसे वो आई हमने कैच पकड़ लिया। तो हमने 4 सेकंड के बाद बॉल को दोबारा पकड़ा, मतलब 4 सेकंड के लिए बॉल हवा में थी, तो 4 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, इट्स 2u/g। सर कहां से निकाला आपने ये? अरे मेरे नादान बच्चे, टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट सॉल्व किया होगा तो पता था u/g आता है, टाइम ऑफ डिसेंट को भी सॉल्व किया होगा तो पता होता है u/g आता है। सो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट करने से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो मिल जाता है, 2u/g। अच्छा ऐसे भी समझना है तो ऐसे समझ लो कि y में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ गिवन बाय ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर। मेरे बच्चे बॉल को ऊपर फेंका, बॉल y में गई, फिर से नीचे आई नीचे आई नीचे आई, फिर से y 0 हो गया, तो y फाइनली फिर से 0 हो गया, इट इक्वल्स टू ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां पे ut इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, और सॉल्व करने पे
2u/g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। तो आपकी इच्छा श्रद्धा है, आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट से सॉल्व करो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो यही बनेगा। अब यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 4 सेकंड दे रखा है, तो u का वैल्यू बन जाएगा बेटा 4g/2 यानी कि 2g। 2g बोले तो 20 मीटर पर सेकेंड, यही तो है हमारा फाइनल आंसर। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। कोई शक है क्या इसमें? नहीं है तो लिख लियो जल्दी से। कोई शक नहीं है तो लिख लियो जल्दी से, सोचने वाली बातें थोड़ी है ये। हो गया, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। बोला गया है एक स्टोन को फेंका है ऊपर। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 30 meter per second. The time taken for the stone to rise the maximum height is। बेटे एक पत्थर को ऊपर फेंकोगे 30 मीटर पर सेकंड से, तो कितने समय में वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी? सर वो तो हमसे टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है। मान लीजिए ये है मैक्सिमम हाइट, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है सर। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहां तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा ये बताना है। अगर ये अपना मैक्सिमम हाइट है तो यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? बेटा मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 हो जाती है। बॉल को ऊपर फेंका सर, ऊपर गई 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 गई, एक टाइम के बाद वहां रुक जाती है, फिर नीचे आती है। तो जहां रुकी है बॉल दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम हाइट, और वहां पे बॉल रुक गई दैट मींस वहां पे बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। अब बॉल ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे आती है फिर, है ना। अच्छा ऊपर जाने का समय देखो भाई, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। पूरे रास्ते में बॉल के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ, विच इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया मैंने। सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द टाइम इट इज टेकन, टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू राइज द मैक्सिमम हाइट। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 से जब हमने सॉल्व किया, 0 इक्वल्स टू 30 माइनस का 10 इंटू टी। मेरे बच्चे सॉल्व किया, यहां से 3 सेकंड्स आएगा। 3 सेकंड्स आपको मिल नहीं रहा होगा पर मुझे मिल गया है, वो डी ऑप्शन में दिख रहा है। सर 3.26 भी तो है, आपने 3.06 क्यों लिया? सबसे ज्यादा करीब वही दिख रहा है। फिर भी सेफर साइड के लिए हम लोग क्या आते हैं, जी को 9.8 ले लेते हैं। तो 0 इक्वल्स टू 30 माइनस का 9.8 इंटू टी। मेरे बच्चे टी का वैल्यू बनेगा 30 डिवाइड बाई 9.8। थोड़ी सी मक्कारी कर लूं क्या मैं? 9.8 को 9.9 लिख लूं क्या? 30 डिवाइड बाई 9.9 लिख लेते हैं। चलो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 300 से 100 मर जाएगा और यहाँ पे 33 हो जाएगा। 100 बटा 33 करोगे तो यहाँ पे 3 से 99 हो जाएगा। यहाँ पे एक बचेगा, डॉट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाएंगे। फिर से कितना करें? 33 को 3 से करना पड़ेगा, तो 3.03। समझ रहे ना बात को? अरे मेरे बच्चे 30 को 9.8 से डिवाइड करोगे 3.06 के लगभग वैल्यू ही बनेगी अप्रोक्सीमेटली। तो वो मैंने मक्कारी कर ली, मैंने मक्कारी करी, जी का वैल्यू 10 लिख दिया सीधा। अरे जी का वैल्यू मैंने सीधा 10 लिख दिया तो उसकी बेसिस पे टी का वैल्यू 3 ले लिया। देखो लिख लो। हाँ बिल्कुल सारी बातें क्लियर रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊंगा यहां पे तुम लोगों से। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना बाकी क्या चल रहा है सब कुछ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। Two trains, each of length 50 meter, are approaching each other on parallel rails. Their velocities are 10 meter per second and 15 meter per second. They will cross each other. कराया है, क्लास में कराया है, हैशटैग क्लास में कराया है। हैशटैग रिलेटिव मोशन, हैशटैग रेल क्रॉसिंग, है ना, क्रॉसिंग ऑफ रेल। याद है एक ट्रेन आई थी इधर से, एक ट्रेन आई थी इधर से। मैंने पूरा बताया था कि जब भी आप चाहते हो कि दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करे तो रिलेटिव सेपरेशन क्या लिखोगे? रिलेटिव सेपरेशन लिखेंगे क्या? अरे दो ट्रेनें हैं, हम चाहते हैं एक दूसरे को क्रॉस करें, क्रॉस करवाने के लिए रिलेटिव सेपरेशन कितना होगा? दोनों की लेंथ को ऐड कर दो। बाकी दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनको प्लस कराते थे, याद है?
नहीं याद सर, एस रिलेटिव इक्वल्स टू पहली ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ। बेटा जब भी आप दो ट्रेन को क्रॉस करने की बात करते हो, भले वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, जब भी दो ट्रेन को क्रॉस करवाना है आप इनकी लेंथ को ऐड ही करना। बताया था ये बात तब भी मैंने, 50 मीटर प्लस 50 मीटर इट विल बी 100 मीटर। बेटा v रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटीज ऐड होती है बेटा, तो 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने में? टाइम लगेगा s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। कितना टाइम लग जाएगा? s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव 100 डिवाइड बाय 25। दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, कोई बात नहीं, अभी देखो यहां पे आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो जब भी दो ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टोटल क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? सब पहले तो ये चले यहां पे आए 50 मीटर, फिर और आगे चले 50 मीटर, तो जाके क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग करनी ना, पहले तो ये लेंथ चलना पड़ेगा, तो ये लेंथ चले 50 मीटर, फिर खुद का लेंथ 50 मीटर चलना पड़ेगा, तो जाके क्रॉसिंग होगी। तो टोटल जो यहाँ पे क्रॉसिंग के टाइम पे जो डिस्टेंस चलते हो, इट इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 50 100। अब क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, ये हमेशा दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करके ही निकालना। वी रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए ऐड कर दिया, सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस करते। तो ट्रेन को क्रॉस करने में टाइम लगेगा 4 सेकंड का। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। हाँ लिख ही लियो भैया जल्दी से, इसको भी लिखा सभी ने? बड़े अगले सवाल पे 36 के बाद 37 क्या कहता है हमसे? अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स एटलीस्ट 6 मीटर, है ना? तो भाई एक गाड़ी जो कि चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से, इसको आपने रोका और जब ये रुकी तो इसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एक गाड़ी है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कराया हुआ है। एक गाड़ी है हमारे पास जो कि चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जब हमने ब्रेक लगाया तो 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गई। अब सेमो गाड़ी क्या है भैया? सेम ही गाड़ी है, लेकिन इस बार वो चल रही है 100 से, और अब उसको रोकना है हमें, है ना? अब ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो अब मुझे इसको रोकना है बेटा। कितना डिस्टेंस चलेगी ये? याद है इससे पहले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जब मैं आपको करा रहा था तो वहां पे सेम कॉन्सेप्ट आया था। मैंने बोला था फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, और फाइनली बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाती है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 करने पे u स्क्वायर, क्योंकि दोनों बॉडी रुक रही है, दोनों बॉडीज रुक रही है। भाई क्यों रुकती है? रिटार्डेशन की वजह से। दोनों बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन है, सेम लगा दिया भाई, कुछ बोला ही नहीं अंतर, तो हमने सेम बोला है ना, दोनों पे सेम रिटार्डेशन लगा दिया। तो माइनस का 2a, पहले वाले में s1, तो यहां पे u1 लगा रहे हैं, तो बेटा u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a(s1) हो जाएगा। तो यहां से क्योंकि दोनों में सेम रिटार्डेशन है तो u1 का स्क्वायर जो है वो बेटा s1 के प्रोपोर्शनल होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ आती है यहां से। तो अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया, बेटा स्पीड डबल कर दी तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हो गई 4 गुना हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने स्पीड को डबल किया तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 गुना, तो 6 इंटू 4 24 होता है। नहीं आई समझ बात? u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू s1 बाय s2। बेटा u1 कितना? 50 का स्क्वायर, u2 कितना? 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू s1 कितना? 6 डिवाइड बाय s2 कितना? 5। ये तो फाइन करना है हमें। 50 बटा 100 का स्क्वायर 1/4 होता है सर। सॉल्व कर लेना यहां से, s2 का वैल्यू आपको 24 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बताते हैं, मैं भी बता देता हूं बेटा कि अगर स्पीड को डबल किया तो डिस्टेंस ट्रेवल 4 टाइम्स हो जाएगा, स्पीड को ट्रिपल किया तो 3 3 9 होता है, 9 टाइम्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, है ना? तो डिपेंडिंग ऑन है कि स्पीड को आप कितने टाइम्स कर रहे हो, उसके हिसाब से आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो आगे। ठीक है, एनीवेज चलिए भाई नोट करिए सवाल, सभी ने किया? सभी ने सवाल ये नोट? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है? अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ जीप moving with a speed of 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle having the speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। भाई साहब ये रहे हमारे पुलिस वाले भैया मोटरसाइकिल में डुग 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 वाली, है ना। यहाँ पे इंजन उंजन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे बाइक का हैंडल बना लेते हैं। हाँ चलो भाई, ये हमारे पुलिस वाले भैया मोटरसाइकिल पे बैठ के डुग 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 जा रहे हैं। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। और चोर जो है जीप में जा रहा है, फिर भी 9 मीटर, पुरानी जीप होगी शायद इसकी, है ना। जीप में जा रहा है फिर भी 9 मीटर की स्पीड ही है इसके पास। तो अभी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन बोला गया है वो 100 मीटर्स का है। तो बताइए कितना समय लगेगा इनको मिलने में, बताइए कितना समय मिलेगा इनको मिलने में, ठीक है। ऐसे सवाल रिलेटिव से किए जाए तो मजा ही आ जाता है ना। ऐसे सवाल अगर आप रिलेटिव से करोगे तो मजा आ जाएगा। जैसे कि दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन आप निकालोगे, इट विल बी और 100 मीटर्स। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालोगे, इट विल बी और, बेटा कितना हो जाएगा? 10 - 9 कर लें। वेलोसिटी ऑफ जीप विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, 10 - का 9, 1 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम विल बी योर S relative अपॉन V relative इक्वल्स टू 100/1। बेटा 100 सेकंड लगेंगे इसको मिलने में, 100 सेकंड लगेंगे। हाँ पक्का मिलेंगे, लेकिन 100 सेकंड लगेंगे। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 1 आ रही है, दोनों का रिलेटिव सेपरेशन 100 है, तो टाइम लगेगा 100 सेकंड्स का, जो कि मुझे डी ऑप्शन में मिल रहा है। सो यहां पे कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। समझ आया? फटाफट से नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सके अगले सवाल पे आए। बड़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है हमसे? A particle move with a constant speed v along a regular hexagon A B C D E F in same order A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A. The magnitude of the average velocity for its motion from A to C. A से लेके C तक के लिए इसके एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हेक्सागन देख लूं पहले, बन जाएगा कि इसमें? नहीं बनेगा सर, हेक्सागन नहीं बन सकता इसमें। चलो कोई बात नहीं, हेक्सागन मैं अपने हाथों से बनाता हूं। तुम्हारी वो बेंजीन रिंग देखी है तुमने? हाँ बिल्कुल, वो बेंजीन रिंग की तरह ही हेक्सागन होता है। ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, डी से ई जाएगा, ई से एफ जाएगा, और एफ से फिर से ए आएगा पार्टिकल। तो जब वो पार्टिकल ए से सी जा रहा था तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ए से सी में एवरेज वेलोसिटी बताना है बेटा, ठीक है। सो ए से सी के लिए मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो मेरे बच्चे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम। अच्छा ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी AC डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर इट्स मोशन फ्रॉम A to C इज, ठीक है, ठीक 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 ठीक। कैसे करें इसको सॉल्व? हाँ साइड निकाल ले ये वाली, कांस्टेंट स्पीड हो रही है, ठीक है। इसका साइड A मान लिया तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। ये A ये भी A, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री का, ठीक है। 90 का, तो ये 30 का, ये भी 30 का। So A cos 30 plus A cos 30, तो it will be your ये डिस्टेंस A cos 30 प्लस, देखो ना, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे डाल रहे हैं। ये देखो, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। यहाँ पे जो ओवरऑल एंगल्स बनते हैं बेटा वो 120 डिग्री के बनते हैं। तो 120 डिग्री तभी मिलता है जब 90 + 30 करते हो। सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये साइड A हो जाएगी, दिस साइड इज योर A। तो A का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा A cos 30। सोच के देख लो, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? A cos
30 डिग्री। सिमिलरली ये साइड हमारी ए हो जाएगी, तो ये 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट भी बनेगा ए cos 30 डिग्री। सो AC को लिखेंगे 2a cos 30 डिग्री डिवाइड बाय टाइम, मान लीजिए t लग रहा है। ये a cos 30, ये a cos 30, तो a cos 30 प्लस a cos 30 2a cos 30, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन, मान लीजिए टाइम लगा t। सर cos 30 √3/2 होता है, तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालने जाओगे तो इट विल बी योर √3a/2 होगा, ठीक है। तो ये √3/a/t हो जाएगा। अरे cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 मर जाएगा तो √3a/t। टाइम कितना लगा a से c में? सर a से c जाने में टाइम कितना लगा? यहां पे टाइम लगा t1, यहां पे टाइम लगा t2, सो टाइम विल बी t1 प्लस t2। टाइम विल बी t1 प्लस t2, तो √3a डिवाइड बाय t1 प्लस t2। बेटा t1 में कितना टाइम? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, सो t1 इक्वल्स टू a बाय v, और यही हमारा t2 भी हो जाएगा। ये डिस्टेंस चला a, ये डिस्टेंस चला a कितनी स्पीड से? v स्पीड से। ये डिस्टेंस चला a कितनी स्पीड से? v स्पीड से। ये डिस्टेंस चला a कितनी स्पीड से? v से। सो t1 कैन बी रिटन एज distance upon speed, t2 can be written as distance upon speed, तो a upon v plus a upon v यही आएगा। So it will be √3a divided by a upon v plus a upon v, √3a divided by 2a by v, a से a मर जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, it will be √3/2 dot v। C ऑप्शन मिल रहा है बेटा, देख लेना क्या C इज द करेक्ट आंसर। यहां तक समस्या कोई थी भाई? A से लेके C तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस। A और C के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ये a cos थीटा, ये a cos थीटा। कैसे निकाला? ये 90 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये 30 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि ओवरऑल 120 डिग्री बन रहा था। बेटा A का कंपोनेंट a cos 30, A का कंपोनेंट a cos 30, यहां पे आ गई सारी बातें। ये a cos 30 प्लस a cos 30 गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट AC। बेटा AC डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2a cos 30 अपॉन टाइम, मान लीजिए t लगा। cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 मर जाएगा, ये √3a/t हो गया। बेटा A से लेके B तक जाने में टाइम लगा t1, B से लेके C तक जाने में टाइम लगा t2। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड करना है इनको, t1 प्लस t2। A से लेके B तक जाने में टाइम लगा t1 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन v, क्योंकि डिस्टेंस है a। B से लेके C तक जाने में टाइम लगा t2 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन v अगेन, सो t1 और t2 दोनों बराबर हैं, यहां पे t1 प्लस t2 की जगह हमने ये वाली बातें कर दी। सो √3a अपॉन a प्लस b डिवाइड प्लस a बाई v, तो 2a बाई v, a से a मरेगा, v ऊपर जाएगा, √3/2 इंटू v, वो मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। सो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, a particle starts from the rest and travels a distance s with a uniform acceleration and then moves uniformly with the acquired velocity over a further distance of 2s. Finally, it comes to the rest after moving through a distance of 3s under uniform retardation. Assuming the entire path is a straight line, then the ratio of the average speed over the journey to the maximum speed. आपको एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है यहां पे, ठीक है। कैसे करोगे इसको सॉल्व? सोचो जरा। सोचा कुछ क्या कर सकते हैं इसमें? with the acquired velocity after moving through further distance under the uniform retardation। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से यहां पे एक बॉडी जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी, चलना शुरू किया था, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट बोला, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट कर दी, एक डिस्टेंस s चलता है, वो ये s डिस्टेंस चला विद सम एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से वो s डिस्टेंस को चलता है, यहां पे आके इसके पास कुछ स्पीड v आ जाएगी, उसके बाद वो डिस्टेंस 2s चलता है विद द कांस्टेंट स्पीड, 2s डिस्टेंस चले विद द कांस्टेंट स्पीड, जो स्पीड यहां थी वही स्पीड यहां रहेगी, क्योंकि वो 2s डिस्टेंस को चलता है विद द कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद वो रिटार्ड होता है और 3s डिस्टेंस चल के वो फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। 3s डिस्टेंस चला, रिटार्ड हुआ और वो फाइनली रेस्ट पे आ गया। पहले एक्सेलरेट हुआ, बेटा देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पहले वो एक्सेलरेट करता है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, फिर वो रिटार्ड होता है और फाइनली वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है,
चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पे बोला गया द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू द मैक्सिमम स्पीड ऑन द वे। बेटा यहां पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगी? सोच के देखना। बिल्कुल सर, यही तो मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि यहां 0 से लेके यहां तक पहुंचे और इसके बाद फिर से 0 पे चले गए, तो यही तो हमारी मैक्सिमम स्पीड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो v स्पीड से चल रहा था तो उसको रिटार्ड किया, तो अगर s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया v स्पीड तक आने के लिए, तो v से 0 आने के लिए फिर से उसको s डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3s। यानी ये एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेशन सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहां पे इसको मैं नाम देता हूं a डैश। बेटा 0 से v तक जाने में a एक्सेलरेशन लगा था, s डिस्टेंस चले। अगर v से 0 जाते टाइम पे आप a रिटार्डेशन लेते, अगर v से 0 तक जाने में आप a रिटार्डेशन लेते, तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल भी s होना चाहिए था, बट वो 3s है बेटा। यानी रिटार्डेशन कुछ और होगा, यहां पे एक्सेलरेशन कुछ और होगा। रिटार्डेशन को मैंने a डैश से लिख दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो है एवरेज स्पीड। मेरे बच्चे एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वो एवरेज स्पीड के लिए होगा। So average speed is given by total distance upon total time. Total distance divided by total time. Distance जो चले s plus 2s plus का 3s। टाइम कितना लगा? मान लीजिए यहां टाइम लगा t1, दूसरे में टाइम लगा t2, तीसरे वाले में टाइम लगा t3। मान लिया सर हम लोगों ने ये बात, मान लीजिए कि पहले वाले पार्ट में टाइम लगा था t1, दूसरे वाले पार्ट में टाइम लगा था t2 और तीसरे वाले पार्ट में टाइम लगा था t3। बेटा t1, t2, t3 का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस at करके। सो v इक्वल्स टू 81 होता है, v इक्वल्स टू 81 होगा। सो t1 की जगह पे आप v अपॉन a लिख देना। फिर यहां पे लिखेंगे v इक्वल्स टू 2s अपॉन t2। तो यहां पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो यहां से आप t2 की जगह लिखेंगे 2s अपॉन v। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर आप थर्ड वाले पार्ट में आएंगे। थर्ड वाले पार्ट में फिर से वही है, इनिशियल वेलोसिटी u v है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है बेटा। सो यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस at लगाया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, यहाँ पे माइनस का a डैश इंटू t3। सो यहां से t3 का वैल्यू आएगा v अपॉन a डैश। t3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? v अपॉन a डैश आएगा। वो v अपॉन a, ये v अपॉन v डैश, और वो 2s अपॉन v। यार एक बात बताओ, अगर ये पूरी इक्वेशन जो है वो s के फॉर्मेट में होती तो ज्यादा अच्छा लगता ना? पूरी इक्वेशन अगर s के फॉर्मेट में होती तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो टाइम है वो भी s के फॉर्मेट में है, यहाँ पे जो टाइम है ये भी s के फॉर्मेट में हो जाता तो मजा आता, ये टाइम भी अगर s के फॉर्मेट में होता तो मजा आ जाता। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करें? एक और एलिमिनेट करते तो मजा आ जाता है ना, यहां से भी a डैश अगर एलिमिनेट हो जाता तो मजा आ जाता। यार मैं सोच रहा हूं थर्ड वाले में इक्वेशन लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as वाला। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस का 2a डैश इंटू 3s, यही डिस्टेंस ट्रेवल था। सो a डैश का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी v स्क्वायर बाय 6s। सो a डैश की जगह v स्क्वायर बाय 6s लिख देते, ज्यादा बेटर रहेगा। सो v इंटू 6s डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो v से v मर जाएगा, 6s अपॉन v बन जाएगा t3। देखा, t2 s अपॉन v था, t3 भी s अपॉन v के फॉर्मेट में आ गया। यहां पर लिख देता हूं t3 का वैल्यू 6s अपॉन v। इससे क्या होगा? a और a डैश का झमेला खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप पहले वाले के लिए भी करो, उसको भी v को जो है a को कन्वर्ट करो s के फॉर्मेट में और वहां पुट करके t को s के फॉर्मेट में लेके आओ। देखो क्या बनता है, s इक्वल्स टू हाफ a t1 का स्क्वायर, नहीं सर v के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर वाला करते हैं, उससे v एलिमिनेट हो जाएगा। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो मेरे बच्चे यहां से a का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहां पे पुट करेंगे इसको, तो v डिवाइड बाय v स्क्वायर बाय 2s, ये 2s ऊपर चल जाएगा, 2s अपॉन v बन जाएगा ये।
क्या बात है, सेम सेम। सो T1 को हमने V अपॉन ए लिखा था, बट उसको मैंने एलिमिनेट किया A को, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी A के बारे में नहीं पता, और ये A और ये A डैश बहुत ज्यादा परेशान करता हम लोगों को, तो हमने इनको हटा दिया। हमने पहले टाइम लिखा V अपॉन A, अब A को एलिमिनेट किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन V स्क्वायर बाय 2S, V स्क्वायर अपॉन 2S, 2S ऊपर चल जाएगा, V से V मर जाएगा, 2S अपॉन V। बेटा टाइम इससे S के फॉर्मेट में आ गया है। सेकेंड वाले केस में मैक्सिमम स्पीड V है, V कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस है 2S और टाइम है बेटा T2 है ना, तो T2 हो जाएगा 2S अपॉन V। फिर हमने यहां पे लगाया T3 V अपॉन A डैश आ रहा है, फिर से वही दिक्कत, A डैश हमें परेशान करेगा, तो इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमने V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS की इक्वेशन का यूज किया, और फाइनल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल वाली की जगह पे मैंने V स्क्वायर माइनस का 2A डैश इंटू ये डिस्टेंस कितना चला है, 3S चला है, A डैश आ रहा है V स्क्वायर अपॉन 6 पुट किया था तो 6S अपॉन V, T3 आ रहा है। अब ये T1 T2 और T3 की जो वैल्यूज है, T1 T2 T3 की जो वैल्यूज है, ये उठा के आप एक काम करेंगे, ये वैल्यूज उठाइए और इनको लेके ले जाइए उस आगे वाली क्वेश्चन में जहां पे आप एवरेज फाइंड करे थे, यहां पे। सो 3 तो 5 6S डिवाइडेड बाय, बेटा T1 की जगह 2S अपॉन V पुट करूंगा, T2 की जगह पे पुट करूंगा 2S अपॉन V, T3 की जगह पुट करूंगा 6S अपॉन V। बेटा यहां से S अपॉन V कॉमन ले लीजिए, तो 6S डिवाइडेड बाय S अपॉन V, 2 प्लस 2 प्लस 6, ये 10 हो जाएगा, S से S मर जाएगा, ये V ऊपर चला जाएगा, 6V अपॉन 10 आएगा यहाँ पे। ये हमारे पास एवरेज आया है ना, पर उसने ये बोला है कि आपको ये एवरेज नहीं फाइंड करना है, आपको रेशो चाहिए एवरेज का और मैक्सिमम का। तो एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशो, तो एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का जो रेशो है इट इज गिवन बाय 6V बाय 10, और V मैक्सिमम V था, V से V मर जाएगा, इट कम्स आउट बी 6 बाय 10, आई कैन से इट इज 3 बाय 5। ऑप्शन से चेक करते कहीं पे दिख रहा हो तो वही हमारा सही आंसर होगा। देखिए जरा सी ऑप्शन मैच कर रहा है तो बोल सकता हूं मैं 3 बाय 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। हलवा था ना सवाल तो बहुत ज्यादा, समझ रहे हो बात को, लिख लो इसको, कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको चीजों को एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना, कि T3 को कैसे, देखो हमारे पास यहां पे T1 T2 T3 हमने खुद से सोचा था, अब T1 T2 T3 का वैल्यू था नहीं तो हमने एफर्ट्स किए यहां पे T1 T2 T3 फाइंड किया, T1 को फाइंड किया वो A के फॉर्मेट में आ रहा है, T2 को फाइंड किया वो S अपॉन V के फॉर्मेट में आ रहा है, T3 को सॉल्व किया फिर से वो A डैश के टर्म्स में आ रहा है। तो हमारा टारगेट ये हो गया कि यार इसको बिना A डैश को हटाते हैं, क्योंकि A डैश के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमारा टारगेट हो गया कि हम A को हटा देते हैं क्योंकि हम A के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हमने बस वही किया है। उसके लिए वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने A को भी एलिमिनेट किया। लिख लीजिए इसको, लिखा सभी ने, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एंड ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा यहां पे क्या बोला गया, एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन में और इसका जो रिटार्डेशन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। बेटा रिटार्डेशन मतलब माइनस का a प्रोपोर्शनल है x के, क्वेश्चन में ये वाली बात बोली, ये रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। बेटा तो a प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस x के, a की जगह पे पहले तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पे एक रिलेशन बनता है a और x के बीच में। ये हमें गिवन था रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से मैंने पहले ये वाली बात लिखी, a प्रोपोर्शनल टू माइनस x, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, k आ जाएगा यहां पे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते बेटा। इसको जब हम सॉल्व करने गए तो a की जगह पे v dv बाई dx लिखते हैं, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी की बातें करनी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो उसके लिए आपको पहले स्पीड पता होनी चाहिए। तो a को लिखा v dv बाई dx। अच्छा a को dv बाई dt भी लिख सकते थे, लेकिन पता है दिक्कत क्या थी, अगर मैं a को dv अपॉन dt लिखता तो dt इधर जाता, बेटा x का इंटीग्रेशन dt के साथ नहीं होता है ना, इसलिए a को लिखा v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस का kx। अब dx को जब मैं इधर भेजूंगा तो इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, इक्वेशन बनती है बेटा v dv इक्वल्स टू माइनस का x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया,
बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं मेरे बच्चे, तो यहां पे क्या बोला गया है कि इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, चलो भाई, मान लीजिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। पार्टिकल मूव करे स्ट्रेट लाइन में, जिससे रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू है डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रिटार्डेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसको इनिशियली x को 0 कंसीडर कर लेते हैं और x से तक लेके चलते हैं इसको। ओरिजिन से पार्टिकल कभी तो निकला होगा, है ना, अरे कभी तो पार्टिकल ओरिजिन से निकला होगा। तो इनिशियली जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, और जब x डिस्प्लेसमेंट पे आया, डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो वेलोसिटी उस टाइम पे v हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व किया फर्दर हमने, तो यहां पे बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगेगी u से लेके v तक, माइनस का k ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 0 अपॉन 2। सो अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस का k x स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 मर जाएगा, नहीं मारते, मत मारो 2 से 2 को। पर एक काम कर सकते हैं, क्या दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें? दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई किया तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का k m x स्क्वायर बाई 2। मैंने दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार, यहां पे भी मास से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी मास से मल्टीप्लाई किया, क्या मास से मास मर जाएगा? इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहां पे देखो तो ये क्या बनता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे क्या बनता है, माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, ये माइनस का के एम एक्स स्क्वायर बाई 2। मेरे बच्चे एक काम करो, हाफ एम यू स्क्वायर को पहले लिख लो, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा ये माइनस का साइन जब इधर लेके आ गए आप लोग, जब ये माइनस का साइन इधर लेके आ गए, तो माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू हाफ एम के एक्स स्क्वायर। चलिए भाई, बेटा ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आगे नहीं आना है, अगली स्लाइड ऐड करनी है। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 के एम एक्स स्क्वायर है। बेटा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 1/2 एम के एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होता है हाफ एम के एक्स स्क्वायर। बेटा मास कांस्टेंट, के भी कोई कांस्टेंट, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, एक्स स्क्वायर के। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर वाला ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है क्या, ए वाला दिख रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए सवाल को भी, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ये 0 से समझ आए। इनिशियली पार्टिकल कहां, मैंने बोला यार ओरिजिन मान लो, जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो वो चलना शुरू किया वहां पे, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u आ जाएगी। जब उसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई थी। तो यहां पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल किया है हम लोगों ने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली पिक्चर लगाई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का k अपर लिमिट x का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2। आंसर वही आता है कि x स्क्वायर बाई 2। लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा सभी ने, यहां पे आइए, इसको भी लिख लिए। तो यहां से पता चलता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, समझते बात को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला गया द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। बेटा यहां पे किसी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन किया गया है एज x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, और बोला गया है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। बेटा x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी और y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी हमें इक्वेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन मांगा है। सबसे पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है अलोंग द x एक्सिस गिवन बाय a कांस्टेंट है। बेटा cos का डिफरेंशिएशन sin होता है sin ओमेगा टी। साइन होता है कि माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है सर। सो यहां पे माइनस का साइन ओमेगा टी, फिर हम
y का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिलती है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस vy इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t। मेरे बच्चे, जब आपने साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन किया तो साथ में एक ओमेगा भी तो लगेगा। जब आपने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा मिला, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया cos ओमेगा टी मिला, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा मिलेगा। बेटा यहां से vx है माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहां से vy बनता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। फिर से टाइम के साथ में इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, सो dvx by dt किया गया तो मुझे मिला एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस गिवन बाय माइनस का a ओमेगा cos ओमेगा टी। भैया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होता है, कम्स आउट बी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। ये है एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस। बेटा एक्सेलरेशन और a से कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं एक्सेलरेशन को एक काम करता हूं कैपिटल A से लिख देता हूं। जहां पे भी एक्सेलरेशन आएगा उसको मैं कैपिटल A से लिख देता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हमें चीजें समझ आ जाए। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन को लिखा मैंने कैपिटल A से ताकि चीजें समझ आ जाए, कंफ्यूज मत होना A के साथ में। ठीक है, फिर से इधर भी डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में, dv by dt gives you acceleration along the y axis। भैया a ओमेगा कांस्टेंट है, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin ओमेगा t और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, सो इट विल बी माइनस का a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t इज योर ay। x में एक्सेलरेशन आ गया है, y में भी एक्सेलरेशन आ गया। उसने टोटल एक्सेलरेशन मांगा है बेटा पार्टिकल का, उसने क्या मांगा है पार्टिकल का, टोटल एक्सेलरेशन मांगा है। टोटल एक्सेलरेशन तो आप भी जानते हो, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर करने से मिलेगा। यार ये ax है वो ay है, नेट एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? नेट एक्सेलरेशन को लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इट इज योर ax i कैप प्लस ay j कैप, और a का अगर मैं मैग्नीट्यूड मांग लूं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो बेटा क्या बनेगा ये a ओमेगा स्क्वायर, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारा पता नहीं पर, है ना। तो इसको सॉल्व किया आगे तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर करते टाइम पे ax की जगह a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t का स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t का स्क्वायर। माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, माइनस आएगा, नो डाउट माइनस आएगा, सबके साथ में माइनस का साइन आएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस मर जाएगा। तो यहां पे आंसर बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, यहां पे अंदर बन जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं पता था आप लोगों को, आज पता चल गया होगा आप लोगों को, है ना। अरे यार a ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया बेटा तो a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 होता है अंडर रूट में a स्क्वायर ओमेगा का पावर 4। बेटा यहां से चीज बाहर आएगी एंड योर आंसर विल बी a ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। ये है आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। समझते हो ना बात को, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही ना बातें, अंदर बैठ रही ना बातें, क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, सिंपल सी फंडे थे, x और y दे रखा था, डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, फिर से डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिल गया, बस। उसके बाद तो वेक्टर से वाली बातें आप जानते ही हो। ऑप्शन सी उम्मीद करता हूं सभी को मिल गया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे बच्चे इसमें, है ना। तुम लोग सोच रहे हो हाय रब्बा ये क्या हो गया, इतने खतरनाक सवाल कुछ भी नहीं है, हलवा ये। चलिए भी नोट किया सभी ने, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है अ बलून इज एट अ हाइट ऑफ 81 मीटर्स एंड इज असेंडिंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। अ बॉडी ऑफ 2 kg वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। बेटा यहाँ पे एक बलून है जो कि 81 मीटर की हाइट पे है और वो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। सो ये रहा बलून, हॉट एयर बलून देखा होगा तुम लोगों ने, हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पे ये हॉट एयर बलून जो अभी 81 मीटर्स की हाइट पे है और ये अभी और ऊपर जा रहा है,
ये ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉडी को आपने इससे ड्रॉप किया तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर चलते हुए अगर आप बॉडी को ड्रॉप करते हो तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वही रहेगी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। यानी अगर आपने बलून से, इस ऊपर जाते हुए बलून से एक बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी जो है उसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड। पहले बॉडी ऊपर जाएगी फिर उसके बाद वो नीचे आएगी, पहले बॉडी ऊपर जाएगी फिर उसके बाद नीचे आएगी। द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑन द अर्थ इन, कितने टाइम के बाद ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे गिरेगी जाके? भाई कुछ भी करो, बॉडी ऊपर जाके वापस आएगी, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा उसका। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस का 81 मीटर। बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? माइनस का जी, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, तो भाई कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना था। सो आई थिंक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से काम बन जाएगा अपना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अपना काम बन जाएगा। तो यहां पे माइनस का 81 प्लस का इज इक्वल्स टू 12t माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस का 5t स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का 12t इधर आएगा और ये माइनस का 81 था। सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बनने वाली है विच इज गिवन बाय 5t स्क्वायर माइनस का 12t माइनस का 81 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 12 अंडर रूट ऑफ 144 प्लस का 4 इंटू 81 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। भाई श्रीधराचार्य मेथड तो पता है ना सभी को, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। सो t का वैल्यू बनता है 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 प्लस का, भाई कितना बनता है ये? 81 को 2 से करे, 2 1 2, 8 2 16, 1620 डिवाइडेड बाय 10। सॉरी, सो इट विल बी 1620 और यहां पे 144 चल ही रहा था कहानी में। 4 5 4 20 होता है ना, 2 1 2 8 2 6 1620। हाँ 1620 में अगर मैं ऐड करें 144 को तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। सो t का वैल्यू बनेगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1764 डिवाइडेड बाय 10। क्या इसका कोई अंडर रूट बनेगा? 1764, क्या इसका कोई अंडर रूट बनेगा? कैसे करें इसको यार, अंडर रूट कैसे निकालें इसका? वैसे तो एक मेथड होता है, आपको याद हो, ऐसे मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग, 1764 ऐसे ऐसे करते हैं और यहाँ पे 4 4 16 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे 164 आएगा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ सो 2 2 4 होते हैं, 8 2 16 होते हैं। क्या बात है सर, 82 इंटू 2 किया तो 164, पूरी पिक्चर खत्म हो गई है ना। सो बेटा 1764 का अंडर रूट होता है 42, है ना। 1764 का अंडर रूट होता है 42। तो चलिए भाई 42 लिख देता हूं, ये सब मैं मिटा रहा हूं यहां से। यार ये सब तो आता है ना तुम लोगों को, नहीं आता कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैथ्स में पढ़ोगे। 12 प्लस माइनस का 42 बाई 10। देखो भाई सीधी सी बात है, माइनस वाली बातें भूल जाओ, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम सिर्फ पॉजिटिव होता है। 12 माइनस 42 करोगे तो आंसर वैसे भी नेगेटिव आएगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। सो 12 प्लस 42, मैं प्लस वाले को ही कंसिडर करूंगा, मैं प्लस वाले को कंसिडर करूंगा। सो t इक्वल्स टू 12 प्लस 42, t इज इक्वल्स टू 12 प्लस 42 बटा 10। सो t इज इक्वल्स टू 2 2 4 5 54 बाई 10, सही ना। 5.4 सेकंड, भाई इतना समय लगेगा इसको नीचे गिरने में। वो जो 2 kg वाला पार्टिकल है उसको लगेंगे 5.4 सेकंड्स, जिसमें वो ऊपर से नीचे गिरेगा फिर, सही है। ये श्रीधराचार्य मेथड पता होना चाहिए भैया। अगर आपके पास रूट है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, तो अगर रूट्स निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। बचपन में पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो निकाल देख लो भाई, इसको लिख लेना है ना। ये श्रीधराचार्य मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं, तो उसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। हो गया, लिख लिया सभी ने।
आगे बढ़ते हैं, ये भी लिख लिया सभी ने 5.4 सेकंड, उसके भी आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन or the deceleration that a train may have is the minimum time in which the train can get from one station to the next station at a distance is। डिस्टेंस s हो जाएगा बेटा, है ना, डिस्टेंस यहां पे s हो जाएगा, तो डिस्टेंस s की बात कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और द डीएक्सेलरेशन दैट द ट्रेन में हैव इज a। चलो भाई, मैंने बोला एक ट्रेन हमारे पास थी, पहले एक्सेलरेट हुई, उसके बाद डी एक्सेलरेट हुई, इधर एक्सेलरेट हुई, इधर डी एक्सेलरेट हुई, इनिशियली रेस्ट पे थी, चलना शुरू करी, इधर मैक्सिमम वेलोसिटी और इधर फाइनल फिर से जीरो हो गया, इधर टाइम लग जाता है t1, इधर का टाइम लगता है t2। कम से कम कितना समय लगेगा ट्रेन को इधर से उधर तक जाने में। ये हमार पहला स्टेशन हुआ, है ना, ये हमार दूसरा स्टेशन हुआ, तो भैया पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये है s, द डिस्टेंस बिटवीन दैट स्टेशंस। यही तो बोला है, द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन इज a, तो भैया एक्सेलरेशन a, डी एक्सेलरेशन माइनस का a। यहां पे रेस्ट पे थी, वहां पे जाके फिर से रेस्ट पे आ जाएगी, बीच में मैक्सिमम स्पीड अटेन की होगी ट्रेन ने कहीं पे, मान लो यहाँ टाइम t1 लग रहा है, यहाँ टाइम t2 लग रहा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे s है। ओके, द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन गेट फ्रॉम द वन स्टेशन टू द अनदर, t1 प्लस t2 कर ले, सीधा सीधी बात है, वो यही कहना चाहता है कि भैया आप t1 प्लस t2 करके बता दीजिए क्या आंसर बनता है, यही होगा मिनिमम टाइम। सोचते चलो, कोशिश करते हैं, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया। कैसे निकालें इसको सॉल्व करें, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। अच्छा, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू a इंटू t1, तो t1 की जगह v अपॉन a आएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां से t1 की जगह v अपॉन a आ जाएगा। सिमिलरली t2 की जगह भी v अपॉन a आ जाएगा, t2 की जगह भी v अपॉन a आ जाएगा। करके देख लेना, मेरे पे भरोसा नहीं हो। क्या बात है सर, मतलब t1 और t2 दोनों बराबर है? अच्छा हाँ सर, t1 और t2 दोनों बराबर है। बेटा क्वेश्चन में ना आपको a पता है लेकिन v नहीं पता, क्वेश्चन में आपको a पता है लेकिन v नहीं पता। पॉइंट ये है कि हमें v को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन भी तो देखो बेटा, s और a के फॉर्मेट में है। ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे s और a के फॉर्मेट में, मतलब ये जो v आ रहा है मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये जो v आ रहा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। बेटा मान लीजिए यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो है s1, यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो है s2। सबसे पहले मैं s1 निकाल लेता हूं, तो s1 इज इक्वल्स टू हाफ a t1 का स्क्वायर। यार ये कहां से आया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। मैं s1 बोल रहा हूं भैया, s1 इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो s1 को लिखा जाएगा हाफ a t1 स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहां से t1 क्या 2s1 अपॉन a का अंडर रूट नहीं है। हाँ ये काम सही कर रहे हो सर, वो कहां वेलोसिटी निकालने में लगे पड़े थे, वेलोसिटी पूरा काम खराब कर देता था। ये काम फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, ये काम थोड़ा सही लग रहा है। चलो ठीक है। अच्छा ये काम अगर मैं S2 के लिए बोलूं तो S2 के लिए क्या बोलोगे, S2 के लिए बोलेंगे VT2 माइनस का हाफ A T2 का स्क्वायर। बेटा V की जगह AT2 लिखूं, सो AT2 डॉट T2 माइनस का हाफ T2, तो ये हो जाएगा 1/2 A T2 का स्क्वायर इज योर S2। मेरे नादान बच्चे S1 और S2 दोनों तुम्हारी आंखों के सामने रखा है, S1 और S2 दोनों तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तो यार मुझे तो क्या चाहिए था, T1 T2, मिनिमम टाइम यही तो मांग रहा है वो। और एज पर द क्वेश्चन S1 प्लस S2 S के बराबर भी होता है। चलो आओ अगले पेज पे कोशिश करते हैं इसके लिए भी। S1 प्लस S2 S के बराबर होगा, तो यहां पे S1 की जगह पे क्या लिखूं मैं, S1 की जगह हाफ A T1 स्क्वायर, हाफ A T1 का स्क्वायर प्लस हाफ A T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S। बेटा A/2 कॉमन ले लीजिए सब में से, यहां पे हो जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू S।
तो T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन a। ठीक है सर, पर ये तो T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए। क्या करें इसमें, सोचो जरा क्या कर सकते हैं इसमें। T1 प्लस T2 निकालना था मुझे, मिनिमम टाइम जो लग रहा है, मिनिमम टाइम जो लग रहा है मुझे वो निकालना है, T1 प्लस T2। क्या इसको मैं T1 प्लस T2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मेरे हिसाब से जो मैं काम कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 T1 T2 लिख सकते हैं कैसे। सो ऐसा करने से T1 T2 अंडर रूट में आएगी, वो सारी बातें उधर भेज सकते हैं हम लोग फिर। अच्छा ऐसा, चलो करते। इसको लिखा मैंने T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 T1 T2 इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a। मेरे बच्चे T1 और T2 तो सेम थे, T1 और T2 सेम ही आ रहे ना दोनों। 2T1। एक और काम करो, चलो ये भी छोड़ो, ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रिलेशन पता है, ये सब छोड़ दो, हमें रिलेशन पता है, हम जानते हैं सिंस T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T है बेटा। तो यहां पे इसको जब हमने लिखा तो इट कैन बी रिटन एज T स्क्वायर प्लस का T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a। सो 2T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a। बेटा 2 से 2 मर जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा s अपॉन a। सो T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन a। यहां तक कहानी को रोको, अभी सितारे चमका लो इस पे। बेटा मुझे T नहीं चाहिए, मुझे चाहिए T1 प्लस T2। मुझे T नहीं चाहिए, मुझे चाहिए T1 प्लस T2। अब ये सारी चीजें हमारी किसी काम की नहीं थी। पहले हम सोच रहे थे कुछ और अप्रोच करने के लिए, लेकिन बाद में हमें याद आया कि T1 और T2 तो दोनों बराबर है। तो अगर T1 और T2 दोनों बराबर है तो बेटा T के बराबर मान लिया, ये T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ये 2T स्क्वायर हो जाएगा 2s अपॉन a। तो T स्क्वायर s अपॉन a, T का वैल्यू s अपॉन a आता है। मेरे बच्चे हमें क्या चाहिए, T1 प्लस T2 चाहिए। हमें क्या चाहिए, T1 प्लस T2 चाहिए, यानी कि 2T चाहिए मुझे। T1 प्लस T2 इज 2T, सो इट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ s बाय a। ये है बेटा मिनिमम टाइम जो ट्रेन को लग रहा है। पहले हमने कोशिश करी कि टाइम को वेलोसिटी के फॉर्म में निकालें। देखो तुम लोग बोलते हो ना कि सर समझ नहीं आता, कि हम गलत कर देते हैं, होता है। देखो पहले हमने कोशिश करी कि टाइम को वेलोसिटी के फॉर्म में निकालते, बाद में समझ आया कि यार टाइम को वेलोसिटी के फॉर्म में निकालने का कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ एक बात पता चली यहां से, सिर्फ एक बात पता चली यहां से। वो बात क्या थी कि T1 और T2 दोनों बराबर है। सिर्फ इतनी सी बात पता चली कि T1 और T2 दोनों बराबर है, इसके अलावा कोई बात पता नहीं चली यहां से हम लोगों को। चलो भाई ये आगे काम आएगा हमारे। फिर हम इधर आए, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, यहां पे डिस्टेंस S1 है, यहां पे डिस्टेंस S2 है। S1 को लिखा हाफ a T1 का स्क्वायर, S2 को लिखा हाफ a T2 का स्क्वायर। बेटा S1 प्लस S2 S के बराबर होगा, S1 प्लस S2 S के बराबर होगा। ये रहा S1, ये रहा S2। अगले पेज पे किया मैंने इसको सॉल्व। S1 प्लस S2 S के बराबर है, तो हाफ a T1 स्क्वायर प्लस हाफ a T2 स्क्वायर S के बराबर हो जाएगा। हाफ a कॉमन ले लिया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू S। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 2s अपॉन a हो जाएगा। पर क्योंकि मैं जानता हूं T1 और T2 दोनों बराबर हैं, तो T1 T2 अगर बराबर होंगे तो T1 की जगह T पुट किया, T2 की जगह T पुट किया। सो T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर 2s अपॉन a, 2T स्क्वायर इक्वल्स टू 2s अपॉन a, 2 से 2 मर जाएगा, T स्क्वायर s अपॉन a, और T का वैल्यू अंडर रूट ऑफ s अपॉन a। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए भाई कितना टाइम लगा था, मिनिमम टाइम कितना लगा। तो मैंने बोला यार दोनों को टाइम को ऐड किया, T1 प्लस T2 किया इक्वल्स टू 2T आ रहा है। T1 प्लस T2 करोगे 2T मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल सर। तो T1 प्लस T2 2 अंडर रूट ऑफ T की जगह s अपॉन a, दिस इज योर आंसर बेटा। 2 अंडर रूट s अपॉन a ये मुझे मिल रहा है यहां पे। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे यहां पे कंप्लीट हो जाता है। नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यार ये इधर आओ, यहां पे ये सारी बातें नोट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है चलो भाई हो गया, बढ़े आगे। अगला सवाल, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इफ द बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स, द हाइट ऑफ द टावर विल बी। भाई एक बॉल थी हमारे पास, इसको मैंने क्या किया, ऊपर फेंका। बॉल को मैंने क्या किया, ऊपर फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब बॉल की टेंडेंसी ऊपर जाएगी, फिर से बॉल नीचे आएगी, है ना।
तो मुझे टावर का हाइट बताना कितना होगा। मैंने तुमसे क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा यही होगा। क्यों होगा सर ये डिस्प्लेसमेंट, बॉल तो ऊपर भी तो जा रही है। अब जरा इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं, थोड़ा सा सोचना तुम लोग कि टावर से अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल की टेंडेंसी ऊपर जाने की, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर से बॉल नीचे आई, बेटा लो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ऊपर जो बॉल गई थी उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। क्यों, जहां से चली थी वहीं पे वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हाँ, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इसको हम कंसीडर ना भी करें तो चलता है। तो बॉल जितनी स्पीड से ऊपर गई थी उतनी स्पीड से नीचे आएगी बेटा। 10 मीटर पर सेकंड से गई थी ऊपर, और जब वापस आई तो यहां पे भी स्पीड है अभी 10 मीटर पर सेकंड की। चलिए भाई, डिस्प्लेसमेंट यही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, विच इज इक्वल्स टू माइनस का जी। टाइम बताना है, सॉरी हाइट बतानी है। और टाइम कितना लग रहा है बेटा इसको, 5 सेकंड्स लग रहे हैं। हाँ सर, टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। नाउ यूजिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का यूज करें सर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, हाइट निकालनी है। सेकंड इक्वेशन से आई थिंक ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हमारा काम आसान होगा। s की जगह लिखेंगे h। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ है ना, h माइनस का आएगा। वेलोसिटी की बात करें तो बॉल ऊपर फेंकी गई थी, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो 10 इंटू टाइम लगेगा 5 सेकेंड्स का, माइनस का हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 10 इंटू 5 का स्क्वायर 50 माइनस का यहां पे बनेगा 5, 125। चलो भाई, अगर तुम आंसर में यहां पे मत लगाना माइनस का साइन, यहां पे माइनस का साइन मत लगाओ, वो आंसर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई 125 माइनस का 50, 125 माइनस का 50 किया तो 5 7 75 मीटर बन रहा है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और आंसर आपको माइनस में मिल रहा है। बेटा माइनस में आंसर क्यों मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो रहा था। आंसर हमें माइनस में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था वो कहां हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए आंसर नेगेटिव आया। अगर तुम पहले ही माइनस का साइन लगाते तो आंसर पॉजिटिव आता। 75 मीटर के साथ ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये बातें, लिख लीजिए इसको जल्दी से। अच्छा सर, हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, अरे यार ये तो मैंने तो बस तुम्हें बताने के लिए बताई थी, है ना, कि ऐसी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इनिशियल वाली ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव ही लेना। फिर नोट कीजिए इसको जल्दी से, किया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहां पे हमारे जो सेशन है इसका करते हैं हम समापन। ऐसा नहीं कि यहां पे आके क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और अगले सेशन में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मुझे पता है तुम लोग परेशान हो गए होंगे कि यार सर क्या है इतने क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी गाइस, फिजिक्स का फंडा यही है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो अगर तुम सोच रहे हो कि यार पहले हमने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद 1-2 सेशन कर लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के तो बन जाएगा काम, नहीं बनेगा। और मैंने वैसे भी वादा किया कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो वादा यहां पे पूरा मैं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी वीडियो दोबारा देखनी है तो बेटा आपको उसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है magnetbrains.com, यहां पे आके आपको जाना है IIT JEE में। जैसे आप IIT JEE में जाएंगे, यहाँ पे ये आदमी, ये दाढ़ी वाला इंसान जो है, हाँ इसके लेक्चर देख लेना, अच्छा पढ़ाता है फिजिक्स ये। तो इस आदमी के लेक्चर देख लेना तुम लोग, यहाँ पे इसके वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा सीक्वेंस में। यहां हमने सारे लेक्चर्स आपके प्रोवाइड करा दिए हैं, वो भी पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में, अलोंग विद द डीपीपी एंड देयर सॉल्यूशन, ताकि आपको अब वीडियोस को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इधर उधर जाके मत ढूंढो, सर्च कर रहे हो वहां पे ऐसा ऐसा करके, अरे नहीं करना सर्च, सीधा वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट पे सारे लेक्चर्स पाओ, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे बेटा, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम लोगों को वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो इसका कोई उद्देश्य है कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वेबसाइट पे आने के लिए, कुछ नहीं होता ऐसा कभी भी, ठीक है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। तो जितने टाइम आपको वीडियोस देखनी है आप उतने बार इसको देख सकते हो, कभी भी कोई रोक टोक नहीं रहेगी हमारी तरफ से, फाइन। तो वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग भी नए हैं चैनल पे या फिर पुराने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग। वो जो लाल बटन दिख रहा है ना वहां पे, दबा दो उसको, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी यार अपने भाई बंधु तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भाई जेई की तैयारी शुरू हो चुकी है मैग्नेट ब्रेन्स पे, अब इधर उधर जाके टाइम वेस्ट ना करे, प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ले ताकि सिलेक्शन 100% हो जाए, ठीक है। सेशन पसंद आया ही होगा, है ना, लाइक कर देना। चलिए भाई, तो अगले सेशन में ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है क्वेश्चंस पे। यूजुअली इससे पहले होता क्या था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो खुद से नहीं करते थे।
अब खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर क्या हुआ, फंस गए ना लास्ट में, सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करो और तुम्हारी वो आदत बन जाए क्वेश्चन की, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए फिर। ठीक है, तो बस मेरे साथ चलते रहो, जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको फॉलो करते रहो, सिलेक्शन 100% होगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।